तो हेलो दोस्तों, एनडीए यूपीएससी की इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक और न्यू टॉपिक की। तो आपका एक और न्यू टॉपिक है बोर मॉडल। बोर मॉडल कहता क्या है और ये चाचा बोर मॉडल चाचा क्या लेकर आए थे, उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। ये बोर मॉडल चाचा क्या हैं और इन्होंने क्या अपने मॉडल में कहा था और क्या क्या उन्होंने बताया था। तो सबसे पहले बोर मॉडल ने अपने मॉडल में 3 परिकल्पना प्रस्तुत की थी, यानी 3 परिकल्पना इनकी मिलती हैं फिजिक्स टॉपिक के अंदर, एटम चैप्टर के अंदर। तो हम 3 परिकल्पना के बारे में पढ़ेंगे, इन्होंने बोर मॉडल ने क्या कहा था इन 3 परिकल्पनाओं के बारे में डिटेल पूर्वक बताऊंगा, डिट्टो जीरो टू हीरो लेवल से। तो मैं इस वीडियो को चालू करता हूँ बिना टाइम बर्बाद किए। तो हेडिंग डाल लो बोर मॉडल। बोर मॉडल या बोर चाचा, वो तो आपके ऊपर है, इसके नाम के पीछे उपनाम क्या है। ठीक है, बोर मॉडल। अब इन्होंने अपने मॉडल में सबसे पहले 3 मॉडल प्रस्तुत किए थे या प्रतिस्थापित किए थे। कितने मॉडल किए थे इन्हें प्रतिस्थापित? 3 मॉडल प्रतिस्थापित किए थे। ठीक है, फर्स्ट मॉडल इनका क्या था और सेकंड मॉडल इनका क्या था और थर्ड मॉडल इनका क्या था। एक एक से हम पढ़ेंगे तीनों मॉडलों के बारे में। तो देखो, फर्स्ट मॉडल क्या है, फर्स्ट हेडिंग डालो परिकल्पना फर्स्ट। परिकल्पना फर्स्ट, फर्स्ट परिकल्पना या फर्स्ट अवधारणा आप कह सकते हैं। ये हो गई इनकी फर्स्ट अवधारणा। ठीक है, तो इन चाचा ने फर्स्ट अवधारणा में क्या कहा था? तो इन्होंने कहा था कि ये आपका क्या होता है, परमाणु। परमाणु का समस्त धनावेश उसके नाभिक मतलब केंद्र में उपस्थित होता है। केंद्र में उपस्थित होता है, जिसे हम नाम क्या देते हैं, नाभिक। नाभिक नाम देते हैं। यानी ये हो गया आपका एटॉम, बोले तो परमाणु। और परमाणु का समस्त धनावेश उसके केंद्र में उपस्थित होता है, यानी संपूर्ण धनावेश या संपूर्ण द्रव्यमान इसके केंद्र में उपस्थित होता है, जिसे हम नाम क्या देते हैं, न्यूक्लियस। इसका आकार होता है, साइज होता है 10⁻⁻15 मीटर। ये मैंने कम से कम 15 से 20 बार रिपीट कर दिया है। और नाभिक का आकार कितना होता है, 10⁻⁻⁻ इसे हम एक एंगस्ट्रॉम के नाम से जानते हैं, इसे हम एक फर्मी के नाम से जानते हैं, जो कि हम न्यूक्लियस चैप्टर में बात करेंगे, एक फर्मी की। ठीक है, दोबारा रिपीट हो जाएगा न्यूक्लियस टॉपिक में। ठीक है, अब देखो, इस बोर चाचा ने इस मॉडल में क्या कहा था। सबसे पहले इन्होंने ये बताया था कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश उसके केंद्र में उपस्थित होता है या द्रव्यमान मतलब उसके केंद्र में उपस्थित होता है, जिसे हम नाम क्या देते हैं, नाभिक। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन। अब देखो, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दीर्घवृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं और बी वेग से चक्कर लगाते हैं। कितने वेग से? बी वेग से क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। वेग कितना था, बी। और नाभिक किसके चारों ओर, मतलब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बी वेग से क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, इस प्रकार से। ये तो उन्हें सिंपल सा बताया था प्रोसेस। ठीक है, अब देखो, मैंने क्या कहा था कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दीर्घवृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं, जैसे कि कंपेयर कर सकते हैं सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जैसे चक्कर लगा रही है। उसी के अकॉर्डिंग नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दीर्घवृत्ताकार पथ में चक्कर लगा दे। उसके बाद इन्होंने ये कहा था कि चक्कर तो लगा रहे हैं भाई साहब, ये चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन पर बल भी तो उत्पन्न होना चाहिए। तो चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन पर 2 बल उत्पन्न होते हैं। एक होता है अभिकेंद्रीय बल और एक होता है अपकेंद्रीय बल। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल को शायद मेरे नाम से इंग्लिश में सेंट्रीपिटल कहते हैं और सेंट्रीफ्यूगल शायद अपकेंद्रीय बल से कहते हैं। वैसे भी मेरी इंग्लिश थोड़ी कमजोर है, वीक है। वैसे सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल इनका नाम है। और ये नहीं पता फ्यूगल किसे कहते हैं और पीटल किसे कहते हैं, हमें तो मतलब हिंदी से मतलब है। तो 2 बल उत्पन्न होते हैं, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, अभिकेंद्रीय बल होता है केंद्र की ओर लगने वाला बल। अभि यानी केंद्र की ओर लगने वाला बल, और अपकेंद्रीय बल क्या होता है, यानी बाहर लगने वाला बल, केंद्र से बाहर लगने वाला बल। यही होती है आपकी फर्स्ट परिकल्पना। ठीक है, अब देखो, इसका एक छोटा सा मतलब पार्ट है डेरिवेशन का, मैं उसे समझाता हूं। देखो, मैंने इसको मान लिया जेड ई। ठीक है, ये था आपका इलेक्ट्रॉन,
ये हो गया जेड ई नाविक, ये था आपका इलेक्ट्रॉन, इनके मध्य की दूरी कितनी है आर, मैंने मान ली है आर, ठीक है। और इन पर एक विद्युत आकर्षण बल उत्पन्न होता है, वो कौन सा होता है, जिसे हम अगले यानी इलेक्ट्रॉन की जब हम वेग निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे, उसमें हम बताएंगे क्या होता है, ठीक है। अब देखो मैं इसको चालू करता हूँ टॉपिक को, या मैं एक बार इसको रफ करके दोबारा से समझा ही देता हूँ, आपके माइंड में फिट हो जाए, ठीक है। बोर चाचा का मॉडल बोर चाचा का मॉडल याद रखना, नया नाम निकाला है मैंने इसका। वही ये आपका क्या हो गया परमाणु, उसका संपूर्ण धनावेश उसके केंद्र में उपस्थित होता है, जिसको मैंने नाम दे दिया जेड ई। और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में बी वेग से चक्कर लगाते हैं, ठीक है। कितने वेग से, बी वेग से चक्कर लगाते हैं। तो ये हो गया बी वेग से इलेक्ट्रॉन का चक्कर, बी वेग, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं इस प्रकार से, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पर हमेशा नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो ये हो गया आपका नाविक, नाविक पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, क्योंकि परमाणु का संपूर्ण धनावेश उसके केंद्र में उपस्थित होता है, जिसे हम नाम क्या देते हैं, न्यूक्लियस। जेड ई माइनस ई, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन मैंने मान लिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहे हैं। अब यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, आर, मैंने मान ली दूरी आर, ठीक है। यहां तक क्लियर। अब देखो यहां से आगे क्या होगा, अब देखो मैंने यहाँ पर एक छोटी सी लैंग्वेज लिखाई है इसी के बारे में, क्योंकि अभिकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स, नाविक के आवेश जेड ई तथा इलेक्ट्रॉन के मध्य आवेश ई कितना होता है, देखो नाविक के आवेश जेड ई, इलेक्ट्रॉन के आवेश के मध्य इलेक्ट्रिक फोर्स उत्पन्न होता है या विद्युत आकर्षण बल उत्पन्न होता है, ठीक है। ये हो गया आपका आवेश, क्या हो गया, आवेश पर लगने वाला यानी Q1 आवेश पर लगने वाला क्या हो गया, ये बल या इलेक्ट्रॉन हो गया जेड ई, और ये इसका मान हो गया Q2 आवेश का मान हो गया, जो कि क्या उत्पन्न करते हैं, विद्युत आकर्षण बल उत्पन्न करते हैं। मैंने ये लिखाया है लैंग्वेज में, अविकेंद्रीय बल नाभिक के आवेश जेड ई तथा इलेक्ट्रॉन के आवेश ई के मध्य इलेक्ट्रिक फोर्स उत्पन्न होता है। अब देखो विद्युत आकर्षण बल का फॉर्मूला होता है कि Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर, यहाँ तक क्लियर। वैसे इसे हम कूलाम के नियम भी कहते हैं, कूलाम का नियम भी कहते हैं, बट ये आपका एक ऐसा फॉर्मूला है जो सभी जगह यूज होता है, विद्युत आकर्षण बल के नाम से भी जाना जाता है, यही उत्पन्न होता है इसमें, ठीक है, दोनों के मध्य, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब देखो Q1 की वैल्यू मैंने मानी है जेड ई, और Q2 की वैल्यू मानी है मैंने ई, ठीक है। तो मैं इसमें पुट करता हूँ, देखो इसमें मैं पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा आपका के जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, जो कि किसके बराबर होना चाहिए, अब अभिकेंद्रीय के बराबर होना चाहिए। अब मैं लेता हूं यहाँ पर अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, ठीक है। अभिकेंद्रीय बल बराबर में अपकेंद्रीय बल, दो बल उत्पन्न हुए थे, अपकेंद्रीय बल, ठीक है। अब देखो अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला क्या होता है, एम बी स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, एम बी स्क्वायर अपॉन में आर, अपकेंद्रीय बल के जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, आर से आर कैंसिल, तो एम बी स्क्वायर बराबर में के जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर, ये आ गया इसका मॉडल का डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है। यानी एम बी स्क्वायर बराबर में के जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर। यदि आप ऐसे भी नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्ट इस रामायण को छोड़कर आप डायरेक्ट अभिकेंद्रीय बल बराबर में अपकेंद्रीय बल भी कर सकते हैं, अपकेंद्रीय बल, ठीक है। अपकेंद्रीय बल का फॉर्मूला होता है एम बी स्क्वायर अपॉन में आर, अपकेंद्रीय बल का होता है जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, आर से आर कैंसिल, एम बी स्क्वायर अपॉन में क्या होता है, जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर। आप इसे भी लिख सकते हैं, क्यों, अब फर्क क्या है दोनों में, दोनों में फर्क क्या है, कांस्टेंट का फर्क है, के का फर्क है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, लिखो या मत लिखो। और के की वैल्यू हमेशा होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यदि इस पूरी वैल्यू को हल करेंगे तो 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर, इसका क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी, जिसका मात्रक
न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर होता है। ये हो गया सिंपल सा मॉडल, और ये हो गई इसकी डेफिनेशन जो मैंने आपके लिए बताई थी। ये पूरी डेफिनेशन है, या आप यहाँ से ना लिख करके आप अपनी कम्युनिटी पोस्ट में चले जाइए, इसी चैनल की कम्युनिटी पोस्ट में मैं उसमें डाल दूंगा, या आप एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए, पूरी लैंग्वेज को मैं डाल दूंगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ सेकंड किस पर, परिकल्पना पर। स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से जल्दी। और देखो मैं चलता हूँ सेकंड परिकल्पना पर। परिकल्पना सेकंड। अब देखो बोर मॉडल ने ये कहा था सेकंड परिकल्पना में कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षा में घूम सकते हैं जिनका कोणीय संवेग mvr जो कि nh अपॉन 2 पाई के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। दोबारा से, जब ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों एक निश्चित दीर्घवृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहे थे, तो इन्होंने एक बात बताई कि इलेक्ट्रॉन का कक्ष वही होना चाहिए जो कि इलेक्ट्रॉन के संवेग के nh अपॉन 2 पाई, मतलब mvr होता है किसका, कोणीय संवेग का फॉर्मूला, जो कि nh अपॉन 2 पाई के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, क्या कहा था, देखो L होता है कोणीय संवेग, ठीक है, जो कि इसका फॉर्मूला mvr जो कि किसके nh अपॉन 2 पाई के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, n होता है यहाँ पर पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या जो कि क्या होती है, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या होती है आपकी जैसे कि 1 2 3 4 5 डॉट 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 कितनी भी ले सकते हैं। ये होती है n की वैल्यू। mvr क्या है, कोणीय संवेग का फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है, मोमेंटम, शायद इसको इंग्लिश में कहते हैं मोमेंटम संवेग। ठीक है, तो देखो एल का फॉर्मूला mvr जो कि nh अपॉन 2 पाई के बराबर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर, मतलब मस्त एकदम। अब बची है आपकी लास्ट परिकल्पना। एक बार दोबारा से इसका रिवाज कराते हैं। देखो कुछ भी नहीं है, बोर मॉडल ने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षा में घूमने चाहिए जिनका पथ, यानी जिनका कोणीय संवेग मोमेंटम क्या होना चाहिए, mvr जो nh अपॉन 2 पाई के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब मैं बात करूंगा परिकल्पना थर्ड पर, लास्ट परिकल्पना बची है। और यदि इसकी आप लैंग्वेज लिखना चाहें तो लैंग्वेज, ये लैंग्वेज लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो परिकल्पना लास्ट बची है आप, थर्ड परिकल्पना। थर्ड परिकल्पना में बोर चाचा ने क्या कहा था, बोर चाचा ने ये कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा से, मतलब उच्च ऊर्जा में संक्रमित होता है, तो यदि निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में या उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा में संक्रमित हो रहा है, तो इन दोनों ऊर्जा, जैसे आप कह सकते हैं, नाम दे सकते हैं इनिशियल माइनस फाइनल, दोनों ऊर्जाओं का डिफरेंस क्या होना चाहिए, दोनों में चेंज क्या है, वो ही है, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले फर्स्ट इसकी परिकल्पना इंपॉर्टेंट थी, और ये तो मतलब वैसे ही है, इनकी कहानी खत्म, ये छोटी छोटी परिकल्पनाएं। ठीक है, देखो मैंने मान लिया ये आपका हो गया ऊर्जा स्तर फर्स्ट, ऊर्जा स्तर क्या हो गया फर्स्ट, ये हो गया आपका ऊर्जा स्तर सेकंड। मैं इसे दे दूं निम्न ऊर्जा स्तर, निम्न ऊर्जा स्तर, ऊर्जा का स्तर क्या है, निम्न ऊर्जा स्तर, और ये क्या है आपका उच्च ऊर्जा स्तर। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमित होने चाहिए, और दोनों ऊर्जा स्तरों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, वही इसने कहा था इस मॉडल में। ठीक है, अब देखो इन दोनों ऊर्जाओं का डिफरेंस क्या है, डेल्टा ई, यानी डिफरेंस बोले तो परिवर्तन क्या है। मैंने इसको नाम दे दिया E2, मैंने इसको नाम दे दिया E1। ठीक है, ये हो गई आपकी प्रारंभिक, प्रारंभिक ऊर्जा, और ये हो गई आपकी इनिशियल ऊर्जा, इनिशियल बोले तो अंतिम ऊर्जा, अंतिम ऊर्जा। अब देखो दोनों का परिवर्तन कितना है, डेल्टा ई ज्यादा में से कम E2 माइनस E1। ठीक है, ये होती है थर्ड परिकल्पना किसकी, बोर चाचा की। ठीक है,
यहाँ पर क्लियर होता है ये टॉपिक इसकी ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज आप लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लासेज में। नेक्स्ट क्लासेज रहेगी आपकी इलेक्ट्रॉन का त्रिज्या और इलेक्ट्रॉन का वेग और इलेक्ट्रॉन की टोटल ऊर्जा, ठीक है? अब ये आपका टॉपिक 50% क्लियर हो चुका है, मतलब चैप्टर 50% क्लियर हो चुका है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक छोटा-सा लाइक और कमेंट कर दीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।